हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको सामंजस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संयोग के बारे में बताया था। अभी आपके संयोजन के सिद्धांत ही चल रहे हैं। मैंने ये भी बताया था इन सिद्धांतों के अलग अलग चैप्टर हैं जिनको हम लोग एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको एक के बाद एक ही पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सामंजस्य के बारे में पढ़ेंगे। सामंजस्य को हार्मनी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलागत तत्वों की ऐसी संगति जो संयोजन में एकता उत्पन्न करने में सहायक होती है वह सामंजस्य के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे सामंजस्य। इसका अर्थ जान लेते हैं कि सामंजस्य का क्या अर्थ है। जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे हों तो वह सामंजस्य का चयन का उदाहरण कहा जा सकता है। ठीक है, और जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाएं तो सामंजस्य चयन के साथ साथ सामंजस्य व्यवस्था भी कही जाएगी। यानी कि ये सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। ठीक है, यानी कि इसका ये तात्पर्य है कि जब चित्रण के सभी तत्व रेखा, रंग, रूप, तानपोत व अंतराल आदि एक दूसरे के साथ सुंदर संयोजन व मेल खाते हुए दिखाई दें या फिर प्रतीत हों तो वह चित्र में कोई भी अलग अलग से ना लगे। तो ऐसी स्थिति को हम सामंजस्य कहेंगे। अभी मैंने जो आपको दिखाया था आगे साइड एक पेड़ बना हुआ था, दिखा दे रही हूँ फिर से आपको। इस पेड़ को आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कितना सामंजस्य स्थापित किया गया है कि ये सभी जो पत्तियां हैं पेड़ों की और जो एक एक टहनियाँ गई हैं ये एक सी प्रतीत हो रही, कोई भी अलग नहीं लग रही है कि ये अलग से बना दी गई है। तो इनमें बहुत ही सामंजस्य स्थापित किया गया है, तब ये इस टाइप से प्रतीत हो रही हैं। देख लीजिए आप लोग। तो सामंजस्य में भी रेखा, रंग, रूप, तानपोत का एक सुंदर संयोजन होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सामंजस्य में चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण व तानपोत इत्यादि अपनी भूमिका निभाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इनका तो जो प्रयोग है ये हर चित्र में होगा। ठीक है, हर बार आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप नया सिद्धांत पढ़ेंगे तो इन सब में आपको रेखा, रूप, वर्ण, तानपोत का प्रयोग अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि इनके बिना चित्र हमारा अधूरा है। अब सामंजस्य की हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे कि सामंजस्य की क्या परिभाषा दी गई है। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व यथा रेखा, रूप, वर्ण आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो या चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व ना आने पाए। यही मैंने आपको पहले बताया कि जो ये चित्रकला के तत्व हैं ये एक साथ ही यूनिटी में दिखे, मतलब कि अलग अलग ना दिखे। इसी का मतलब है सामंजस्य। ठीक है, जो कि मैंने एक उदाहरण देके भी आपको बता दिया है कि ये ट्री है और इसमें काफ़ी सारी जो पत्तियां बनी हैं वो एक साथ एकता में बंधी हुई हैं और उनमें सामंजस्य भी विद्यमान है पूर्ण रूप से। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे हेडिंग्स हैं और उनके बारे में आपको एक बताऊंगी, तो आप उसको समझने की केवल कोशिश करिए। समझ कर ही आप लिख सकते हैं, इनको रटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप लोग उसको समझिए। ठीक है, तो ये कुछ हेडिंग्स हैं, ये आपके कला के तत्व ही हैं और इनमें सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है मैं इसमें आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ रेखा सामंजस्य। रेखा सामंजस्य के बारे में बताऊंगी। एक मिनट।
चित्र में रेखाओं द्वारा सामंजस्य उनके रेखांकन की दिशा पर निर्भर करता है। यदि किसी चित्र में लयात्मक, इस टाइप से लयात्मक गतिमय रेखाएं खींची गई हों और बीच में कहीं कोणीय रेखाएं खींच दी जाएं, यानी कि कोणीय रेखाएं, ठीक है, कोणीय रेखाएं खींच दी जाएं, तो इससे सामंजस्य की हानि होती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो कला के तत्व हैं ये एक साथ मेल खाते हुए दिखाई दे, कोई भी चीजें अलग से ना दिखाई दे। रेखा सामंजस्य के अंदर यही बात बताई गई है कि अगर लयात्मक रेखाओं के बीच में अगर हम कोणीय रेखाएं दिखा देते हैं तो इसमें सामंजस्य की हानि हो जाती है। ठीक है, वर्तिका यानी कि ब्रश से चित्रण करने पर कहीं कलम से अंकन कर दिया जाए तो वह भी दृष्टि को उद्वेलित करता है। अगर आपने ब्रश से चित्रकारी करी है तो बीच में आपने कलम चला दिया, यहाँ पे भी सामंजस्य की हानि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार विरोधी दिशाओं में खींची गई रेखाओं के मध्य संधि रेखाओं के माध्यम से सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि संधि रेखाएं विरोधाभास को मधुर बनाती हैं। जो संधि रेखाएं होती हैं वो विरोधाभास को पूर्ण रूप से मधुर बनाती हैं। ठीक है, तो ये था सामंजस्य रेखाओं के अंतर्गत कि क्या है इसका महत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे रूप सामंजस्य। रूप सामंजस्य का क्या तात्पर्य है, सामंजस्य के अंतर्गत है। ठीक है, आकारों को चित्रों में अंकित करते समय कलाकार को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे रूपाकारों का प्रयोग करे कि जो भले ही स्वरूप यानी कि रूप, वर्णपोत यानी कलर और टेक्सचर आदि के भिन्न होते हुए किंतु व्यवहार की दृष्टि से निकट होने चाहिए, यानी कि वो भिन्न है लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से पास पास होने चाहिए। धरातल पर रूपाकारों का नियोजन इस प्रकार से हो कि सक्रिय तथा सहायक रूप एक दूसरे से पूरक न बन जाए। छोटे बड़े सभी रूपाकारों को अंतराल में बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो चित्रकार का कार्य स्थान है, मतलब कि जिसमें वो कार्य करता है उसमें बनाना चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। यदि अग्रभूमि में छोटे तथा पृष्ठभूमि में बड़े आकार बनाए जाएंगे तो यह सहायक रूपों को सक्रिय रूपों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा, तो वह सामंजस्य का अभाव होगा। ठीक है, तो सामंजस्य के अंतर्गत ये रूप के बारे में एक विशेष जानकारी है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे शांत सरस वातावरण के लिए वर्तुल आकार, वर्तुल रेखाएं मैंने बताई थी कि किस टाइप से होती है, जो घूमी घूमी होती हैं, वर्तुल टाइप से होती है। तथा क्लिष्ट जटिल तनाव आदि विषयों पर कोणात्मक तथा त्रिभुज सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं। मैंने आपको जब रेखा वाला चैप्टर बताया था तो जो उनमें रेखाओं के प्रकार रहे थे कि कितने प्रकार की रेखाएं हैं, कि उसमें कितनी प्रकार की रेखाएं थी और उनके क्या क्या प्रभाव थे, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी में मैं ये भी बता रही हूँ कि जो विषय तनाव के जटिल हों उसमें कोणीयता और त्रिभुजात्मक सामंजस्य उत्पन्न करने में ये रूप सहायक है। इसी के साथ साथ चित्र में अंकित इन रूपाकारों के धरातलीय गठन में भी परिवर्तन होता है। तो ये था रूप सामंजस्य। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोत सामंजस्य यानी कि टेक्सचर हार्मनी। टेक्सचर हार्मनी क्या होता है, ठीक है। पोत सामंजस्य, ठीक है, जब किसी सतह पर यानी जिस सतह पर आप कार्य करते हैं उसी पर हल्की उंगलियों से फिराई जाए, मतलब कि जो हल्की उंगलियां हैं उस पर फिरा दी जाएं, तो
उस पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, एक टेक्सचर उत्पन्न हो जाएगा जब उस पर गीली पृष्ठभूमि पर आप उंगलियों को फिरा देंगे। ठीक है, पोत की इस अनुभूति को दृष्टि के द्वारा भी अनुभव किया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ लकड़ी की बनावट से लेकर बारीक सिल्क अथवा संगमरमर की सतह तक अनेक प्रकार की बनावट, मोटे, माध्यम या फिर चिकने सतही गुण चित्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसे हम पोत सामंजस्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये था पोत सामंजस्य। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण सामंजस्य। वर्ण सामंजस्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वर्ण सामंजस्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण सामंजस्य यानी कि रंग। ठीक है, चित्त में निरसता को दूर करने के लिए कलाकार विभिन्न वर्णों की योजना बनाता है, किंतु जहां एक और कलाकार विषय के अनुरूप रंग लगाता है, यानी कि दुख का भाव दिखाना है तो वो दुखद वाले रंगों को लगाएगा, उल्लास के भाव को दिखाना है तो वो खुशी के रंगों को लगाएगा। ये मैंने रंग वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें रंग के भी प्रभाव आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शीत वर्णों यानी कि ठंडे कलर के साथ ही शीत तथा उष्ण वर्ण यानी कि गर्म रंगों के साथ ही उष्ण वर्ण शीघ्र ही सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार बसंत ऋतु आदि में चित्र में नारंगी, पीला, लाल आदि रंगों की विभिन्नता यानी तान सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करती है। और करुण रस में, जो करुण रस है, इसमें चित्रण में नीला, काला आदि धूमिल तान, धूमिल कलर भी मैंने बताए थे, जो धूमिल कलर होते हैं वे आपके सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद धूमिल कलर हो जाता है। सफ़ेद मिश्रित पीले की एक विभिन्न तान प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्लेजिंग तथा एक ही परिवार के रंगों का चुनाव करके सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। तो रंगों में भी सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विचार सामंजस्य। विचार सामंजस्य क्या है? ठीक है, तो ये लास्ट है आपका सामंजस्य का हेडिंग। ठीक है, विचार सामंजस्य कलागत तत्वों का चित्र में महत्व तभी संभव है जब उन्हें विचारों के अनुभव प्रयुक्त किए जाए। मतलब जब उनमें हम विचार के अनुभव प्रयुक्त करेंगे तभी हमारा चित्र पूर्ण रूप से संभव होगा। कलाकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय के अनुसार मानवाकृतियों एवं उनकी वेशभूषा आदि का चयन करें। जो उनकी वेशभूषा यानी कि जो उनके पहनावा है वो विषय के अनुसार ही करें। यानी कि जो गांव का व्यक्ति है तो उसको गांव का पहनावा पहनाइए चित्र में, जो व्यक्ति शहर का है तो उसको शहर का पहनावा पहनाइए। ठीक है, तो इसका यह तात्पर्य है। जैसे यदि वृद्धावस्था के विषय में कोई बलिष्ठ युवा बना दिया जाए तो ग्रामीण दृश्य में कोई जींस पहने हुआ लड़का बना दिया जाए तो वहाँ सामंजस्य का विरोध उत्पन्न हो जाएगा। यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने गांव का दृश्य दिखाया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उस युवा को दिखाना है और वहाँ के वातावरण को भी उसी प्रकार से दिखाना है, तब हमारा जो विचार सामंजस्य है वो ठीक से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था विचार सामंजस्य। विचार सामंजस्य तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से कि सामंजस्य थे ये आपके, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलन यानी कि बैलेंस। बैलेंस किसे कहते हैं? चित्र के अंतर्गत हम बैलेंस किस टाइप से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है,
तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे।